एडॉप्शन एक इमरजेंसी सॉल्यूशन माना जाता था, उनके लिए जो निजी रीजंस की वजह से बच्चों को जन्म नहीं दे पाते। पर समय के साथ साथ लोगों का नज़रिया बदला है और वो एडॉप्शन को मजबूरी के बजाय एक ऑप्शन समझने लगे। वो लोग भी जिनका प्रोफेशन बर्थिंग प्रोसीजर अलाउ नहीं करता, वे एडॉप्शन को अपनाते हैं। आज के युग में जहां मेंटल हेल्थ को जगह मिलने लगी है, एडॉप्शन का माता पिता और गोद लिए हुए बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ना एक वाजिब संभावना है। केली लेटो द्वारा पब्लिश हुई एक रिसर्च स्टडी ऑन चाइल्डहुड एडॉप्शन एंड मेंटल हेल्थ एंड एडल्टहुड हमें ये बताती है कि मानसिक, सामाजिक, आर्थिक और मनोसामाजिक उपायों पर एडॉप्शन का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो आइए इसी विषय पर चर्चा करते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट के साथ, जिनका नाम है डॉक्टर विनीता भार्गव। हेलो डॉक्टर विनीता भार्गव, आई वेलकम यू टू साइकोलॉग्स। मैम, जो टॉपिक है हमारा वो एडॉप्शन का मेंटल हेल्थ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, उस बारे में 2-3 क्वेश्चंस हैं आपसे मैं पूछना चाहूँगी, आप अपनी राय दीजिएगा। तो मैम, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो बच्चे ऑर्फनेज में लंबा समय बिताते हैं, उनके ओवरऑल डेवलपमेंट, स्पेशली साइकोसोशल डेवलपमेंट पर क्या असर पड़ता है? तो प्रश्न ऑर्फनेज में लंबा समय की बात नहीं है। कोई भी बच्चा अगर अनकेयर्ड को, अनरिस्पॉन्सिव, अटेंडेड, अनरेसिप्रोकल एटमॉस्फेयर में रहता है तो उसका ज़रूर एक असर बच्चे के इमोशनल स्टेट पे पड़ता है। और ये जितना छोटा बच्चा होगा और जितने समय तक जिस तरह की उसकी स्थिति रहेगी, उन दोनों का बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव है। तो अगर हम कहते हैं कि कोई संस्था ऐसी है या ऑर्फनेज ऐसा है जिसमें कि केयर गिवर्स बहुत अटेंटिव हैं, बहुत ध्यान से बच्चे को पालते हैं और जो उसकी नीड्स है उसके ऊपर अटेंड करते हैं, तो उस बच्चे के ऊपर इस बात का अच्छा प्रभाव पड़ेगा। किसी घर में अगर माँ बाप डिसएडवांटेज सेटिंग में या अब्यूसिव एनवायरनमेंट है, वहाँ पेरेंट्स भी होने पर भी जो बच्चा देखता है वायलेंस को या किसी भी प्रकार के अब्यूज को, तो वहाँ भी उसका बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। तो ये केयर गिविंग की बात है, ये एक रेसिप्रोसिटी, केयर गिविंग, अटैचमेंट, बॉन्डिंग, इन सब की हम एक बुनियाद पे हमारा डेवलपमेंट है। तो जरूर अगर ऑर्फनेज जितना अच्छा नहीं है और वहाँ केयर गिवर ध्यान नहीं दे पाते या लंबे समय तक केयर गिवर बदलते जाते हैं और बच्चा किसी के साथ अटैच नहीं हो पाता है, तो उसका असर लॉन्ग टर्म रहेगा, उसका असर लंबे समय तक रहेगा और प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ओके मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर बच्चे को पता है कि वह एडॉप्टेड है, उस वजह से बच्चे में हीन भावना उत्पन्न हो सकता है, इससे पेरेंट्स कैसे डील कर सकते हैं? तो ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ये बहुत लंबा क्वेश्चन है और बात इसकी भी सच्चाई की। सपोज एक बच्चे को उसकी सच्चाई, जैसे कि रिपोर्ट दिया गया है या उसको किसी माँ ने छोड़ा है या किसी और बच्चे की कोई फिजिकल इलनेस है या डिसेबिलिटी है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो छुपाई जाती है,
तो अगर वो बच्चे को पता चलती है एकदम एक क्षण में, तो फिर उसका असर उस वक्त काफी होगा। अगर एक बच्चा ये बहुत छोटी उम्र से उससे बातचीत करी जाती है कि बच्चे फैमिली में कई तरह के आते हैं, जैसे कुछ गोद लिए जाते हैं, कुछ पैदा किए जाते हैं, कुछ सरोगेट मदर से होते हैं, कुछ स्टेप चिल्ड्रन जो मदर फादर शादी दूसरी एक दूसरे से करते हैं और उनके भी तहत बच्चे अंदर आते हैं। तो इन सब बच्चों को जब अगर बचपन से ही धीरे धीरे बताया जाए तो एक समय जरूर होता है कि जब दुख होता है बच्चे को कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, ये क्यों मेरे माँ बाप ने मेरे को छोड़ा, या मैं आपका ही बच्चा क्यों नहीं हो सकता था। तो ये उस समय के लिए, जैसे कि जब 7 साल से 10-15 साल के बच्चे होते हैं, जब उनकी थोड़ी बढ़ रही होती है बट नॉट फुली डेवलप, तो ये प्रॉब्लमैटिक होते हैं। या मैं आपकी बात क्यों सुनूं, आप तो मेरी माँ भी नहीं है, मैं आप ये बोल रहे हैं करने को या ये नहीं बोल रहे हैं, तो हम क्यों ये बात सुनें। तो ये थोड़ा सा उस समय का है जब आइडेंटिटी डेवलप होती है और आइडेंटिटी के अंदर ये कि मेरी माँ कोई और थी, या मेरे को क्यों छोड़ा गया, या मैं घर में क्यों आया, तो क्यों का जवाब नहीं होता है कई बार, और इस जवाब को नहीं होने से एक दिक्कत पैदा होती है। पर जैसे जैसे कोई भी व्यक्ति बढ़ता है तो उसकी सिर्फ एक ही आइडेंटिटी नहीं होती, उसकी कई आइडेंटिटीज होती है। तो जब वो अलग आइडेंटिटी बनती है कि अच्छा अब मैं एक डांसर हूँ, या मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, या मैं एक एडवेंचर स्पोर्ट्स करता हूँ, तो ये सब करने से उसकी आइडेंटिटी का दूसरा हिस्सा बनता है। तो ये आइडेंटिटी अपने आप एक छोटी आइडेंटिटी बन जाती है। पर जब बच्चे को पता रहता है तो वो डील फिर भी कर सकता है। अगर इस बात को छुपाया जाए तो फिर उस बच्चे के लिए बड़े होके इसको समझना कि मेरे माँ बाप ने इसको क्यों छुपाया था, इसमें जरूर कुछ बात होगी और ये मेरे लिए इतना बड़ा सच है, तो ये सब चीजें जरूर कम करें। तो आप बहुत सिंपल नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक क्वेश्चन है, और सिंस आपका प्रोग्राम इतना छोटे तरह से आप जवाब चाहते हैं तो इतना इसका काफी मुश्किल जवाब है। हाँ, जरूर हर बच्चे को इस रियलिटी से समझौता करने में दिक्कत जरूर होती है। So it is not easy, but it is also only one identity. It is only one part of a person's identity. जैसे आप एक लड़की हैं तो आपकी एक आइडेंटिटी है, पर आप एक प्रोग्राम भी कर रहे हैं तो वो आपकी दूसरी आइडेंटिटी है। आप किसी की बेटी हैं वो एक थर्ड आइडेंटिटी है, आप किसी की बहन है वो आपकी फोर्थ आइडेंटिटी है, आप किसी की बीवी है तो वो आपकी फिफ्थ आइडेंटिटी है। तो आपकी कई आइडेंटिटीज होती हैं। तो ये समझौता एक आइडेंटिटी से है, और इस आइडेंटिटी जैसे जैसे बढ़ते हैं, जैसे जैसे बच्चे समझते हैं इसके बारे में और दुनिया को देखते हैं, कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं कि क्यों बच्चे गिव अप किए जाते हैं, क्यों बच्चे अडॉप्ट किए जाते हैं, तो फिर ये सब चीजें उसको बैलेंस देते हैं, उसको धीरे धीरे समझौता है। थैंक यू मैम। मैम, मेरा लास्ट क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन ये है कि बच्चे के साथ अटैचमेंट स्ट्रॉन्ग करने के लिए पेरेंट्स को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ओके, तो जो भी अटैचमेंट की बात है वो अगेन लाइक आई सेड यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स है फॉर एनी काइंड ऑफ बॉन्डिंग एंड अटैचमेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी फिजिकल नीड्स हैव टू बी मेट। फिजिकल नीड्स किस प्रकार की होती हैं, जैसे बच्चे को खाना देना, उसको सुलाना, उसको जब चोट लग जाती है तो उसको गोदी में लेना, उसको कहानी सुनाना, उसको जिस चीज में मजा आता है वो चीजें कराना। तो ये सब चीजें जिनको हम अगेन बोलते हैं रिस्पॉन्सिव केयरिंग, तो सपोर्टिव एंड रिस्पॉन्सिव केयरिंग बहुत इम्पोर्टेंट होता है फॉर इंक्रीजिंग बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग और अटैचमेंट की, और खासकर अगर बच्चा एक संस्था में है तो उस संस्था में
जबकि बहुत सारे केयर गिवर्स होते हैं, तो वो केयर गिवर्स किसी के साथ भी अटैच नहीं हो पाता है, क्योंकि एक आता है, एक जाता है, कोई और किसी टाइम पे आता है, ये किसी और टाइम पे जाता है। तो यहाँ पे ज़्यादातर हम जो एडवाइस करते हैं पेरेंट्स को जो अडॉप्ट करते हैं, हम बोलते हैं कि आप ये पांचों फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल नीड्स को आप खुद फुलफिल करें। आप ये नहीं कि एक मेड रखो, एक ग्रैंड मदर रखो, एक मदर इन लॉ रखो, आप ऐसे मत करो। जो भी मैंने अभी आपको फिजिकल और फिजियोलॉजिकल नीड्स बताई ना, जैसे कि खाना देना, उसको खिलाना, उसको गोदी लेना, उसको सुलाना, उसके जो भी पेन वाली चीज़ें हैं उसको पेन को कम करना, ये सब अगर आप जैसे बच्चे को निकालना, ये सब चीज़ें आप करेंगे तो ग्रेजुअली ओवर टाइम जो प्राइमरी बॉन्डिंग होता है वो इससे डेवलप होता है। जैसे कि जब बच्चा पैदा होता है तो हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कितना कहा जाता है कि 40 दिन माँ और बच्चे को एक ही जगह पे रहना चाहिए, एक कमरे में, और कोई भी उस कमरे में नहीं आता है। ज़्यादातर उसको प्योरिटी पोल्यूशन करके अलग से एक रखते हैं, पर वो बहुत अच्छा है हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि उससे एक तो इन्फेक्शन नहीं होता, दूसरा माँ और बच्चा कॉन्स्टेंटली एक दूसरे के साथ होता है। और जो भी वो बच्चा, बल्कि मदर्स इतनी सेंसिटिव हो जाती है कि उनको पता चल जाता है कि ये रोना किस तरह का है, अरे ये तो ऐसे ही हो रहा है, ये तो इसको कोई भूख नहीं लगी है, ये तो सिर्फ गोदी के लिए रो रहा है, या इससे देखो जरूर सूसू कर दिया है, या इसको तो अब पॉटी आ रही है। तो दे आर वेरी वेरी सेंसिटिव टू द चाइल्ड्स नीड्स because they have over 40 days they have only been observing the child. So this is so you will understand that close relationship cannot come just by having somebody else take care of the child. कोई और बच्चे को देख रहा है पर मेरे साथ वो बॉन्डेड हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं। आपको कुछ करना पड़ेगा बच्चे के लिए, और वो रेसिप्रोसिटी मतलब एक और दूसरे का जो रिश्ता बनता है वो इसी से बनता है कि मैं रोया और मेरी माँ ने मेरे को गोदी दे दिया, मेरे को भूख लगी मैं माँ के पास गया, माँ ने खाना दे दिया, मेरे को नींद आई और मैंने कुछ भी नहीं कहा, बट माँ को पता चल गया कि मेरे को नींद आई है, और वो मेरे को कमरे में लेके अपने पास कहानी सुला दी। So these are very very important things. थैंक यू सो मच मैम, आपने इस तरीके से हमें गाइड किया और इस बारे में आपने अपने व्यूज़, अपनी एक्सपर्टीज़, एडवाइस रखें, और थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना टाइम निकाल के हमारे साथ जुड़ा, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ साइकोलॉग्स की तरफ से। थैंक यू सो मच मैम, एंड थैंक यू मैम। जैसे कि आपने हमारे एक्सपर्ट से सुना कि एडॉप्शन किस तरह मेंटल हेल्थ से जुड़ा है और पेरेंट्स और बच्चों पर उसका क्या असर होता है। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।